वैल्यू को किस तरीके से स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो कल हमने स्ट्रक्चर देखा था, बुक का स्ट्रक्चर हमने यूज किया था। ठीक है, हमारे स्ट्रक्चर का नाम क्या था, बुक, और हमारे बुक का नाम का जो स्ट्रक्चर था उसके अंदर जो मेंबर वेरिएबल थे वो 4 अलग अलग मेंबर वेरिएबल हमने कंसीडर किए थे। एक था टाइटल, दूसरा था ऑथर, तीसरा था प्राइस, और जो चौथा था लास्ट वाला वो था कि हमारी जो बुक है वो कितने पेजेस की है। ठीक है, तो सपोज आपने सी प्रोग्राम में इस तरीके से आपका जो है स्ट्रक्चर है आपने इस तरीके से डिक्लेयर कर दिया है, डिफाइन कर दिया है सी प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब आप प्रोग्राम बना ये वेरिएबल बना रहे हो, ठीक है, ये वेरिएबल हम यहाँ पर नहीं बना रहे अभी, सिर्फ इतना ही स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। ओके, ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ, हमारा नया स्ट्रक्चर बनाते हैं वही स्ट्रक्ट, नाम क्या रखेंगे हम, बुक, उसके अंदर कितने मेंबर वेरिएबल है, तो 4 अलग अलग मेंबर वेरिएबल है। टाइटल, जिसकी साइज हमने कंसीडर की थी 100, फिर दूसरा था ऑथर, जिसका साइज कंसीडर किया था 50, फिर था प्राइस को हमने फ्लोट में कंसीडर किया था, और लास्ट में जो कितने पेजेस की बुक है आपकी वो हमने इंटीजर के तौर पे कंसीडर किया था। सपोज आपने इस प्रोग्राम के अंदर इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर आपका डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर का जब आप इस्तेमाल करोगे मेन फंक्शन के अंदर, तो मेन फंक्शन में आप क्या बनाओगे, उस स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाओगे। तो फॉर एग्जांपल मेन फंक्शन हम यहाँ पर लिखते हैं, ये आपका मेन फंक्शन है। तो मेन फंक्शन के अंदर ये बुक वाला जो स्ट्रक्चर है उसका वेरिएबल मुझे क्रिएट करना है, और वेरिएबल का नाम फॉर एग्जांपल मुझे क्या रखना है, B1 रखना है। तो उसके लिए मुझे क्या स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, कोई बता सकता है? आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। तो स्टेटमेंट क्या लिखूंगा मैं, कोई बता सकता है? जो भी आए, जितना भी आपको पता है बताओ, अगर गलत हो तो कोई बात नहीं है। जो हमने बुक नाम का जो स्ट्रक्चर यहाँ पर डिफाइन किया है उसके लिए हमें क्या करना है, वेरिएबल बनाना है। तो किस तरीके से बनाएंगे हम, मेन फंक्शन के अंदर क्या स्टेटमेंट लिखाएंगे कि जिससे कि हम बुक नाम का जो स्ट्रक्चर हमने डिफाइन किया है उसके लिए हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सके, क्रिएट कर सके। उस वेरिएबल का नाम हमें क्या रखना है, B1 रखना है। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम मेन फंक्शन के अंदर, यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है आप लोग, अगर हमें इंटीजर डेटा टाइप के लिए वेरिएबल को डिक्लेयर करना है और उस वेरिएबल का नाम मैं रखता हूँ मैक्स। ठीक है, मैक्स नाम का जो वेरिएबल है उसको हमें क्या करना है, डिक्लेयर करना है, और इसका डेटा टाइप मुझे क्या रखना है, इंटीजर। तो क्या स्टेटमेंट लिखूंगा मैं, सिंपल वेरिएबल मैक्स है आपका, वेरिएबल का नाम क्या है, मैक्स है, और उसका डेटा टाइप हमें क्या रखना है, इंटीजर टाइप का कंसीडर करना है। तो उसको डिक्लेयर करने के लिए स्टेटमेंट क्या बनेगी, मेन के अंदर ऐसा क्या स्टेटमेंट में लिखूंगा कि जिससे हमारा मैक्स वेरिएबल है वो इंटीजर डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर हो जाए। किसी को नहीं पता है? क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है ना सबको? सर क्वेश्चन क्या है बताओ सर।
मुझे एक वेरिएबल चाहिए जिसका नाम मुझे क्या रखना है, मैक्स। ठीक है। हाँ सर। हाँ। और उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, तो कि उसका डेटा इंटी टाइप इंटीजर होना चाहिए। तो उसके लिए क्या लिखूंगा मैं मेन फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट, वो आपको बताना है। इंटीजर मैक्स लिखोगे ना सर? हाँ, तो वही तो सिंपल तो है, इंटीजर मैक्स। ठीक है, वही लिखेंगे हम। ये क्या हो गया, हमारा जो मैक्स फंक्शन है उसका डिक्लेरेशन हो गया। ठीक है, तो डिक्लेरेशन में क्या किया हमने, वेरिएबल का नाम का इस्तेमाल किया। ठीक है, और उसका डेटा टाइप क्या कंसीडर किया हमने, इंटीजर। तो सेम वे में आपको करना है, मैंने पहले ही बताया था कि आपका स्ट्रक्चर है वो क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यानी कि ये जो बुक आपने हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर डिफाइन किया, वो क्या है, वन टाइप ऑफ डेटा टाइप के तरफ से आपके प्रोग्राम में वर्क करेगा, जैसे कि ये सिंपल इंटीजर वर्क करता है। ठीक है, तो इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमने क्या लिखा, डेटा टाइप का नाम लिखा और बाद में वेरिएबल का नाम लिखा। तो अब मुझे क्या करना है, ये जो बुक जो हमारा स्ट्रक्चर है जो कि एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, उसके लिए मुझे क्या करना है, वेरिएबल डिक्लेयर करना है। उस वेरिएबल का नाम क्या रखेंगे हम, b1 रखेंगे। और जो b1 वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या होगा, जो कि बुक जो हमने बनाया है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप स्ट्रक्चर के जरिए। समझ में आ रहा है सबको। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ठीक वैसे ही जैसे ही हमने इंटीजर मैक्स डिक्लेयर किया, वैसे ही आप क्या कर सकते हो, आपने जो डेटा टाइप बनाया है उसके लिए आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। तो पहले क्या लिखना है आपको, डेटा टाइप का नाम लिखना है। तो हमारा डेटा टाइप क्या है, तो हमने बुक नाम का डेटा टाइप बनाया, तो बुक लिखेंगे। और बाद में क्या करेंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे। ठीक है, लेकिन कंपाइलर को यहाँ पता नहीं चलेगा कि वो क्या है, तो हमें कंपाइलर को बताना होगा कि ये जो है वो क्या है, वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। तो इसके आगे हम क्या कीवर्ड लिखेंगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखेंगे। ये एक्स्ट्रा कीवर्ड लिखने की जरूरत हमें इंटीजर मैक्स में नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सी कंपाइलर के अंदर प्री डिफाइंड है। ठीक है, सी कंपाइलर के अंदर क्या है, प्री डिफाइंड है। तो जब कभी भी कंपाइलर इंटीजर रीड करेगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये इंटीजर डेटा टाइप की बात कर रहे हैं। लेकिन यूजर डिफाइंड जो डेटा टाइप है वो तो कभी भी कोई भी कंपाइलर में प्री डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यूजर अपने हिसाब से उसको डिजाइन करता है और उसको डिफाइन करता है। तो हमने अपने हिसाब से बुक नाम का जो डेटा टाइप है उसको हमने क्या किया, यहाँ पर डिफाइन किया। हमने यहाँ पर क्या किया, चार अलग अलग इंफॉर्मेशन मेंबर वेरिएबल के फॉर्म में कलेक्ट की। अगर आपका फ्रेंड कोई और है, वो बुक नाम का कोई भी स्ट्रक्चर बनाता है, उसमें उसको कितने पेजेस है ये चीज की इंफॉर्मेशन कंसिडर नहीं करना है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ तीन मेंबर वेरिएबल के साथ ही अपना स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगा। तो जो यूजर डिफाइन चीजें होती है कोई भी लैंग्वेज के अंदर, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे स्ट्रक्चर के लिए कोई भी वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना है, तो जो भी हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हमने बनाया है, यानी कि जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, उसके नाम के आगे हमें क्या लिखना होगा, स्ट्रक्ट कीवर्ड को लिखना होगा। जिसके जरिए हम क्या करेंगे, हमारा b1 वेरिएबल को क्या करेंगे, यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको। यस सर। तो ये डिक्लेरेशन का पोर्शन हुआ। ठीक है, तो कल लास्ट के सेशन में मैंने बताया था कि कल के सेशन में हमने इस तरीके से डिक्लेयर किया था। ठीक है, बाद में हमने क्या किया था कि ये जो b1 वेरिएबल है उसके जो मेंबर वेरिएबल है उसके लिए हमें डेटा स्टोर करवाना था। तो हम क्या करते थे, b1 डॉट टाइटल इस तरीके से एक्सेस करते थे। फिर b1 डॉट ऑथर, फिर b1 डॉट प्राइस एंड b1 डॉट पेजेस। इस तरीके से हम क्या करते थे, सारे मेंबर वेरिएबल है उसको एक्सेस करके उसके अंदर क्या करवाते थे, डेटा को स्टोर करवा रहे थे।
ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? हमने क्या किया था, इस तरीके से इंडिविजुअल मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करके उसके अंदर हमने पहले डेटा को स्टोर करवाया, बाद में उसी डेटा को हमने रीड करके क्या करवाया, प्रिंट करवाया था। ठीक है, लेकिन अब मुझे क्या करना है, जब मैं वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ उसी टाइम पे मुझे क्या कर देना है, हमारा जो मेंबर वेरिएबल है, जो ये b1 नाम का वेरिएबल क्रिएट होता है, उसकी जो वैल्यू है उसको मैं क्या करना है, इनिशियलाइज कर देना है। तभी जब हम उसको डिक्लेयर करते हैं तभी तो क्या बनेगा आपका, स्ट्रक्ट बुक b2, जैसे कि आप करते हो कि इंटीजर मैक्स इक्वल टू 10 ये लिखते हो, तो इसमें क्या हुआ, आपका डिक्लेरेशन भी हुआ, साथ में इनिशियलाइजेशन भी हुआ। ये दोनों चीजें हमने क्या कर दी, एक ही स्टेटमेंट में कवर कर दी। तो सेम वे में अगर हमने हमारा जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बुक नाम का बनाया है, यानी कि बुक नाम का जो स्ट्रक्चर बनाया है, उसके लिए हमें करना है, तो वो क्या किस तरीके से कर सकते हैं हम, तो जैसे ही हम पहले डिक्लेयर करते थे वैसे ही करना है। बाद में यहाँ पर क्या किया हमने, इक्वल टू का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर भी इक्वल टू करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक ही वैल्यू थी, लेकिन हमारा जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है उसका वो क्या है, स्ट्रक्चर फॉर्म का है, तो इसमें हमारे पास 4 अलग अलग वैल्यू है, उसको देना है। तो एक से ज्यादा वैल्यू को देने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और बाद में वन बाय वन जो भी सीक्वेंस में हमने लिखा है मेंबर वेरिएबल का नाम, उसी सीक्वेंस के अंदर आपको उस मेंबर वेरिएबल की वैल्यू को पास करना है। ये सीक्वेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए पहले से लेके लास्ट तक। तो पहला कौन सा है आपका यहाँ पर, तो कि फर्स्ट क्या है आपका, टाइटल है, तो टाइटल, और जो स्ट्रिंग वाले होंगे उसको हम विद इन कोट लिखेंगे, इंटीजर होंगे तो विदाउट कोट, फ्लोट होंगे तो भी विदाउट कोट। तो यहाँ पर कैरेक्टर एरे है तो वन टाइप ऑफ स्ट्रिंग हुआ, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, विद इन कोट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो बुक का नाम क्या है, आंसी सी है, फिर कोमा करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट मेंबर वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हम करेंगे, नेक्स्ट मेंबर वेरिएबल की वैल्यू है कौन सी, तो कि ऑथर है, तो फॉर एग्जाम्पल ऑथर क्या है इसका, बालागुरु स्वामी। ठीक है, तो वो हमने लिख दिया, फिर कोमा करके जो थर्ड मेंबर वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्राइस, तो फॉर एग्जांपल प्राइस क्या है उसकी 200.5 है, तो वो हमने लिख दी। फिर पेजेस है, उसमें कितने पेजेस है, तो फॉर एग्जांपल 345 पेजेस है। तो ये चारों के चारों आपकी क्या हो गई, यहाँ पर वैल्यू हमने यहाँ पर डाल दी सारे के सारे मेंबर वेरिएबल के लिए। तो ये क्या हो गया आपका, जो आपका B2 वेरिएबल आपने क्रिएट किया था उसका इनिशियलाइजेशन भी हमने साथ में कर दिया। समझ में आ रहा है सबको? ये स्टेटमेंट इनिशियलाइजेशन के बाद अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ कि प्रिंट एफ B2 डॉट प्राइस, तो मुझे कौन सी वैल्यू प्रिंट होके मिलेगी, तो कि प्राइस की वैल्यू जो हमने डाली है वो वैल्यू हमें प्रिंट होके मिलेगी। अगर मैं लिखता हूँ कि B2 डॉट ऑथर, तो कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, तो कि जो ऑथर की वैल्यू हमने डाली है, जो कि है बालागुरु स्वामी। समझ में आ रहा है सबको? तो स्ट्रक्चर का यस जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करो, ठीक है, उस वेरिएबल के अंदर जो भी स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल रहेंगे, एक चीज ध्यान रख लो, स्ट्रक्चर वेरिएबल, तो उसके लिए हम किसकी बात करेंगे, स्ट्रक्चर वेरिएबल मतलब जो B1 B2 हम क्रिएट करते हैं वो स्ट्रक्चर वेरिएबल है। ठीक है, और जब हम मेंबर वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर के अंदर जो भी अलग अलग इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जो अलग अलग वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं वो सारे क्या होंगे, मेंबर वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर वेरिएबल है B1 B2,
और मेंबर वेरिएबल कौन से है उसके, तो कि स्ट्रक्चर के अंदर जो भी है, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर टाइटल, ये क्या है, हमारा मेंबर वेरिएबल है। फिर ऑथर, वो भी हमारा मेंबर वेरिएबल है। फिर प्राइस, वो भी हमारा मेंबर वेरिएबल है। और लास्ट में जो पेजेस है वो भी हमारा क्या है, मेंबर वेरिएबल है। तो ये दोनों चीज में आप खास ध्यान देना, ठीक है, कि मेंबर वेरिएबल किसको बोलेंगे हम स्ट्रक्चर का, और स्ट्रक्चर वेरिएबल किसको बोलेंगे। समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? यस सर। ठीक है। तो स्ट्रक्चर मेंबर वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज आप दो अलग अलग तरीके से कर सकते हो। एक तो जब आपने वेरिएबल को क्रिएट किया है स्ट्रक्चर वेरिएबल को, तो उसी के साथ में आप क्या दे सकते हो, सारी वैल्यू को यहाँ पर पास कर सकते हो। दूसरा, इस तरीके से पहले क्या करोगे, आप सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे, बाद में डॉट ऑपरेटर का यूज करके जो स्ट्रक्चर के सारे मेंबर वेरिएबल है उसको एक्सेस करके बाद में उसके अंदर डेटा को क्या करवाओगे, आप स्टोर करवाओगे। ठीक है, तो ये दो अलग अलग तरीके से आप स्ट्रक्चर वेरिएबल का जो भी मेंबर वेरिएबल है उसकी वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, या फिर उसके अंदर स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्ट्रक्चर वेरिएबल का हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है, इनिशियलाइज कर दिया B2। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे क्या करना है कि सारे जो चार के चार हमने मेंबर वेरिएबल की वैल्यू मुझे यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं करवानी है, तब मैं ये क्या करता हूँ, वेरिएबल को क्रिएट करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल B3 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रक बुक B3, तो क्या किया, हम B3 नाम का वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। तो उस टाइम पे मुझे फॉर एग्जांपल बुक का नाम और जो ऑथर है ये दोनों का नाम ही यहाँ पर क्या करना है, इनिशियलाइज करवाना है। तो मैं क्या लिखूंगा, आंसीसी, एंड दूसरा क्या लिखूंगा कि जो ऑथर है बलागुरु रानी। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, इस वेरिएबल का जो इनिशियलाइजेशन है वो कंप्लीट कर दूंगा। तो ये चीज भी क्या है, हमारे सी प्रोग्राम के अंदर वैलिड है। अगर आप जितने आपके स्ट्रक्चर में जितने भी मेंबर वेरिएबल है उन सारों का इनिशियलाइजेशन नहीं करना चाहते हो और उसमें से कुछ वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन करना चाहते हो तो आप उस तरीके से कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, कि आप जिस भी वेरिएबल का जो ये यहाँ पर इनिशियलाइज करते हो वो आपके स्ट्रक्चर में क्या होने चाहिए, पहले आ जाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं क्या करना चाहूँ कि मैं आंसी का है उसको मैं नहीं करता हूँ इनिशियलाइज, और उसकी जगह मैं क्या कर देता हूँ, डायरेक्ट बाला गुरुस्वामी कर देता हूँ। ठीक है, तो एक्चुअल में ये क्या है, ऑथर का नाम है, क्या है, ऑथर का नाम है। लेकिन आपने फर्स्ट वैल्यू में डाल दिया तो ये कंपाइलर इसको कहाँ पर कंसीडर कर देगा, बुक के टाइटल के अंदर कंसीडर कर लेगा। ठीक है, तो आपको उसी सीक्वेंस में डालना है। समझ में आ रहा है सबको? और उसके बाद फॉर एग्जांपल में यहाँ पर हम क्या डालते हैं, 200.5 डालते हैं, तो ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि ये 200.5 है वो किसकी जगह पर स्टोर होने जाएगा, क्योंकि ऑथर की जगह। तो आप पार्शियली इनिशियलाइज करना चाहते हो किसी भी स्ट्रक्चर वेरिएबल का, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके स्ट्रक्चर में पहले जो भी वेरिएबल लिखा है मेंबर वेरिएबल उसकी वैल्यू पास करनी है। अगर ये में फर्स्ट मेंबर वेरिएबल की वैल्यू आप इनिशियलाइज नहीं करना चाहते हो तो उसके बाद की मेंबर वेरिएबल की वैल्यू आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते हो। आप जब आप पार्शियली इनिशियलाइज करो कोई भी स्ट्रक्चर मेंबर वेरिएबल की वैल्यू को, तब आप कौन से मेंबर वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर नहीं पास कर सकते हो, तो कि लास्ट में जो भी होगा उसकी वैल्यू आप पास नहीं करोगे तो ये चलेगा। लेकिन फर्स्ट होगा या फिर सेकंड होगा, ये दोनों की वैल्यू आपको पास नहीं करनी है और जो थर्ड होगा उसकी वैल्यू पास करनी है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, एंड के जो मेंबर वेरिएबल है, ठीक है,
एंड के जो मेंबर वेरिएबल है उसकी वैल्यू आप पार्शियली इनिशियलाइजेशन के टाइम पे पास नहीं करते हो, तो ये जो सिनेरियो है वो सी कंपाइलर एक्सेप्ट करेगा। लेकिन बीच में से कोई भी मेंबर वेरिएबल की वैल्यू आप नहीं डालते हो तो ये सिनेरियो हमारा सी कंपाइलर एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। तो इसके लिए हम Yes, sir. प्रोग्राम में इसको चेक करके हम देखते हैं अभी। ठीक है, तो हम प्रोग्राम पे चले जाते हैं। जो हमने कल प्रोग्राम बनाया था उसी प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, तो कल तो हमने स्टूडेंट वाला बनाया था, तो आज हम बुक वाला यहाँ पर अलग से बना लेते हैं। ठीक है, फटाफट स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. दिख रहा है. ओके, तो हम हेडर फाइल को ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पर हम अपना स्ट्रक्चर बना लेंगे। इसके लिए क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखेंगे पहले, बाद में जो स्ट्रक्चर है उसका नाम रख देंगे बुक, और अब उसके अंदर हम मेंबर वेरिएबल डाल देंगे, कैरेक्टर, टाइटल, और उसका साइज हम रख देते हैं फॉर एग्जांपल 100। फिर दूसरा रखेंगे कैरेक्टर ऑथर, उसका साइज रख देते हैं 50। फिर फ्लोट हम कंसीडर करते हैं प्राइस को, फिर इंटीजर कंसीडर करते हैं पेजेस के लिए। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया। अब हम अपना मेन फंक्शन लिखते हैं, वॉइड मेन। मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो पहले लिख दिया स्ट्रक्ट और बाद में स्ट्रक्चर का नाम, फिर जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करना चाहते हैं उसका नाम। अब हमें इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करना है, तो उसको हम इस तरीके से करेंगे इनिशियलाइज। तो नाम क्या लिखेंगे, पहले आंसीसी, जो कि हमने भी हैंड आउट में देखा था, और का नाम लिख देंगे बाला गुरुस्वामी, प्राइस रख देंगे 200.5, एंड पेजेस फॉर एग्जांपल 295। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम क्या करवाएंगे, इस स्ट्रक्चर जो है उसकी जो सारी वैल्यू है उसको हम क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे, ताकि हमें पता चले कि हमारा जो वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो पहला जो हमारा है वो कौन सा टाइप का है, स्ट्रिंग है, तो हम लिख देंगे %s लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर देंगे, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, b1 डॉट टाइटल लिख देंगे। दूसरा हमारे पास है वो भी क्या है, स्ट्रिंग है, यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, b1 डॉट ऑथर लिख देंगे। तीसरा हमारे पास है %2f लिख देंगे हम, ताकि दो फ्लोटिंग पॉइंट के बाद हमें, सॉरी, फ्लोटिंग पॉइंट के बाद 2 डिजिट हमें मिले। b1 डॉट प्राइस लिख देंगे, और लास्ट में हम प्रिंट करवा देंगे वो क्या है, हमारा %b है, b1 डॉट पेजेस। ठीक है, हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। अभी प्रोग्राम हमारा रन हो गया है। जो भी वैल्यू हमने यहाँ पर डाली थी वो सारी हमें मिल रही है। ठीक है, पहले में क्या मिला, टाइटल आंसीसी, दूसरा बाला गुरुस्वामी। ठीक है, उसके बाद जो प्राइस थी 200.5, और उसके बाद पेजेस थे 295। तो आप इस तरीके से जब आप क्या करोगे, अपना कोई भी वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करोगे, उसी के साथ आप क्या कर सकते हो, उसका जो भी मेंबर वेरिएबल है उसका इनिशियलाइजेशन कर सकते हो। तो ये सारे के सारे इनिशियलाइज कर दिए हमने। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है, पार्शियल इनिशियलाइजेशन करना है। तो पार्शियल इनिशियलाइजेशन में क्या होगा कि आपको क्या करना होगा, आप जब कभी भी पार्शियल इनिशियलाइजेशन का यूज करो तो आपको क्या करना है,
आपके स्ट्रक्चर में जो भी पहला लिखा है उसके लिए जो वैल्यू है वो पहले आनी चाहिए, दूसरा लिखा है उसके लिए जो भी वैल्यू है उसके बाद आनी चाहिए। और आप किन चीजों को पार्शियल इनिशियलाइजेशन में निकाल सकते हो, तो कि जो लास्ट के जितने भी आप निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। सिर्फ आपको पहले का ही करना है, ठीक है, ये बालागुरु स्वामी भी आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपको टाइटल की वैल्यू नहीं देनी है और उसके बाद की जो 3 है वो वैल्यू आपको देनी है, तो ये नहीं हो सकता। आप जो भी पार्शियल इनिशियलाइजेशन में जो भी वैल्यू नहीं देना चाहते हो इनिशियलाइजेशन के टाइम पे, उस मेंबर वेरिएबल को आपको ऑलवेज कहाँ लिखना है, लास्ट में ही लिखना है, तभी ये काम करेगा। समझ में आ रहा है सबको? तो यहाँ पर हमने क्या किया है, दो वैल्यू हमने फर्स्ट दो वैल्यू को कंसिडर किया और उसके बाद की जो वैल्यू है उसको हमने कंसिडर नहीं किया हुआ है। तो जब कभी भी आप पार्शियल इनिशियलाइजेशन करोगे तो उसके अलावा जो भी दो मेंबर वेरिएबल यहाँ पर छूट जाएंगे कि जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पास नहीं की हुई है, तो वो क्या करेगा कंपाइलर, तो ये पर्टिकुलर प्राइस मेंबर वेरिएबल के लिए फ्लोट यानी कि जो भी मेंबर वेरिएबल है उसका डेटा टाइप जो भी है उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर लेगा, गार्बेज वैल्यू को कंसीडर कर लेगा। अगर इंटीजर और फ्लोट है तो गार्बेज वैल्यू क्या कंसीडर करेगा, 0 कंसीडर कर लेगा। अगर कैरेक्टर टाइप का है तो गार्बेज वैल्यू क्या कंसीडर करेगा, नल कंसीडर करेगा। तो अब हम फिर से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो पहले जो दो वैल्यू है वो हमें प्रिंट होके मिलेगी यहाँ पर, ठीक है, लेकिन उसके बाद की जो दो वैल्यू है वो हमें क्या मिलेगी, गार्बेज, यानी कि उसको कंसीडर कर लिया उसने 0 के फॉर्म में, ठीक है। अगर मैं यहाँ ऐसा करना चाहूँ कि मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट जो वैल्यू है उसको निकाल देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू मुझे पास नहीं करनी है, मुझे सेकंड वैल्यू पास करनी है और साथ में क्या करनी है, थर्ड वैल्यू को पास करनी है, ठीक है, जो कि हम नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, जब ये प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करोगे तो कंपाइलर क्या कंसीडर करेगा, ये सिचुएशन में क्या होगा कंपाइलर में, जब ये प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करोगे तो ये सिचुएशन में कंपाइलर क्या करेगा, ये जो फर्स्ट वैल्यू है बालागुरु स्वामी जो आपने लिखा हुआ है उसको स्टोर कहाँ कर देगा, टाइटल की जगह पर स्टोर कर देगा। और दूसरी जो वैल्यू है वो कहाँ पर स्टोर करने की कोशिश करेगा वो, क्योंकि ऑथर की जो हमने वेरिएबल बनाया है ऑथर उसके अंदर वो स्टोर करने की कोशिश करेगा। क्योंकि क्या है, जब कभी भी आप कोई भी स्ट्रक्चर के लिए मेंबर वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज करते हो तो वो क्या होता है, 1-to-1 मैपिंग के साथ में क्या होता है, स्टोर होता है। यानी कि स्ट्रक्चर बनाने के टाइम पे जो भी वेरिएबल आपने पहले डिक्लेयर किया है तो उसके अंदर पहली वैल्यू जाएगी, यहाँ पर जो भी लिखी है, दूसरा डिक्लेयर किया है तो उसके अंदर दूसरी जो भी वैल्यू डिक्लेयर की है, यहाँ पर आपने जो भी वैल्यू लिखी है वो वहाँ पर स्टोर होने के लिए जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने दूसरी वैल्यू कौन सी पास की है, तो कि वो फ्लोट वाली है। लेकिन यहाँ पर तो हमने दूसरा जो ऑथर है वो क्या है, हमारे पास कौन सा टाइप का है, कैरेक्टर है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मिसमैच हो जाएंगे। तो इस क्रिया से यहाँ पर क्या आपको एरर दिखाएगा जहाँ पर हम वैल्यू पास कर रहे हैं वहाँ। तो इसीलिए क्या करते हैं हम, जब कभी भी आप इसको क्या बोलेंगे, पार्शियल इनिशियलाइजेशन। पार्शियल क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास जितने मेंबर वेरिएबल है उनमें से कुछ मेंबर वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर हम इनिशियलाइज कर रहे हैं और कुछ को बाकी छोड़ देते हैं, जिसकी वैल्यू हम बाद में क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे इस तरीके से कि b1 डॉट प्राइस करके फॉर एग्जाम्पल 300 लिख देंगे। तो पार्शियल इनिशियलाइजेशन में आपको क्या करना है, सीक्वेंस को ब्रेक नहीं करना है, यानी कि जो पहली वैल्यू है उसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। आप कौन सी वैल्यू को स्किप कर सकते हो, जो लास्ट में लिखा है उन सारी वैल्यू को आप स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा कि आंसीसी, फिर आंसीसी एक ही डिक्लेयर करो आप, उसके बाद आपको कुछ नहीं डिक्लेयर करना है, चलेगा, ठीक है। फर्स्ट वाला है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टाइटल के अंदर आंसर क्या चला जाएगा आपका आंसीसी, और ऑथर के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर नल आ जाएगा, इसके लिए 0, और पेजिस के लिए भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लास्ट के कितने भी आप वेरिएबल है उसको आप इनिशियलाइज नहीं करते हो,
वो सब चलेगा, लेकिन पहला छोड़ के दूसरे की वैल्यू आप डालोगे या फिर उसके बाद तीसरे की डालोगे तो ये नहीं चलेगा। कब तक नहीं चलेगा? जब तक ये डेटा टाइप मिसमैच नहीं होगा वहां तक चलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर आंसीसी डाला, उसकी जगह मैं क्या डालता हूँ, यहाँ पर पहले क्या डाल देता हूँ, बाला गुरु स्वामी डाल देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद में कोई भी वैल्यू नहीं डालता हूँ और छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन ये जो वैल्यू बाला गुरु स्वामी आपने ऑथर समझ के डाली है, वो कंपाइलर कहाँ पे स्टोर कर लेगा, उसको टाइटल के अंदर स्टोर कर लेगा। तो जब आप टाइटल प्रिंट करवाओगे कि B1 डॉट टाइटल, तो वो क्या प्रिंट कर देगा, बाला गुरु स्वामी को प्रिंट कर देगा। ये चीज हम देखते हैं अभी। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने ये क्या कर दिया, इसको निकाल दिया। हमने क्या कर दिया, सिर्फ बाला गुरु स्वामी डाला। हमने तो ये ऑथर का नाम डाला है। हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या हो गया, उसमें क्या कंसीडर कर लिया, उसको टाइटल के फॉर्म में कंसीडर कर लिया। ठीक है, यहाँ पर जो फर्स्ट है वो क्या हो गया, आपका टाइटल। यहाँ पर कुछ नहीं प्रिंट हुआ है, मतलब ये क्या है, नल वैल्यू को दिखा रहा है। यहाँ पर आउटपुट प्रिंट हुआ है, लेकिन ऑथर के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं हुआ है। और उसका डेटा टाइप हमने क्या कंसीडर किया है, कैरेक्टर, तो कुछ भी नहीं आएगा, नल यानी कि ब्लैंक। तो ये यहाँ पर ब्लैंक लाइन छूट गई है उसके लिए। उसके बाद प्राइस का क्या कंसीडर कर लिया उसने, 0, और पेजेस भी 0। तो ये जो आपने ऑथर की वैल्यू डाली थी यहाँ पर, वो उसने कहाँ पर कंसीडर कर ली, टाइटल के अंदर। तो जब कभी भी आप पार्शियल इनिशियलाइज करो, तब आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आप जो भी वैल्यू दे रहे हो वो सही जगह पर जा रही है कि नहीं जा रही है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, हमारे पास बुक नाम का जो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, दो वेरिएबल अलग अलग बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल B1 एंड B2, दो अलग अलग वेरिएबल मैंने बनाए हैं। ठीक है, तो B1 के अंदर भी क्या है, ये चारों के चारों जो है मेंबर वेरिएबल, उसकी वैल्यू अवेलेबल है। और B2 के अंदर भी चारों के चारों मेंबर वेरिएबल है, उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है, अवेलेबल है हमारे पास। तो मैं क्या कर सकता हूँ, B1 इक्वल टू B2, इससे क्या होगा, कोई बता सकता है? अगर मैं B1 इक्वल टू B2 लिखूंगा तो क्या होगा, कोई बता सकता है? दोनों की वैल्यू है जो दोनों के सेम बराबर ही होगी। B1 जो हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल है, उसके जितने भी जो मेंबर वेरिएबल है चार अलग अलग, उसकी जो वैल्यू होगी वो कहाँ पर आ जाएगी, हमारे B1 के अंदर। ये हमने क्या इस्तेमाल किया है, असाइनमेंट ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है ये, असाइनमेंट ऑपरेटर है। अगर आपको याद है तो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में ये इसको कंसीडर किया था। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, जो राइट साइड की वैल्यू है वो कहाँ पर स्टोर होती है, असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में। तो जो B1 के जो भी मेंबर वेरिएबल की वैल्यू होगी वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगी, B1 के अंदर। ठीक है, अगर मैं B2 इक्वल टू B1 लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, B1 के जो भी मेंबर वेरिएबल की वैल्यू है वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, B2 के मेंबर वेरिएबल में। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ कि B1 इक्वल इक्वल B2, तो क्या होगा, यहाँ पर मैंने डबल इक्वल टू यूज किया है, तो ये कौन सा ऑपरेटर हो गया, आपका लॉजिकल ऑपरेटर हो गया। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होगा, दोनों स्ट्रक्चर वेरिएबल का कंपैरिजन होगा, लेकिन स्ट्रक्चर वेरिएबल के ऊपर आप कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। क्या, कोई भी टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, चाहे फिर डबल इक्वल टू हो, फिर नॉट इक्वल टू हो, ठीक है, फिर B1 लेस देन B2, इस तरीके के लॉजिकल ऑपरेटर का आप स्ट्रक्चर वेरिएबल के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हैं हम, तो उसके लिए जिम्मेदार है कौन है,
क्योंकि स्ट्रक्चर जब हम डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, तो अब मेमोरी है, ठीक है, उसके अंदर उसका जो अलोकेशन है वो जिम्मेदार है। ठीक है, क्या है, मेमोरी अलोकेशन जिम्मेदार है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है मेमोरी अलोकेशन? तो उसके लिए एक वर्ड है, उसको क्या बोलेंगे, वर्ड बाउंड्री। वर्ड बाउंड्रीज, ठीक है। इसके बेसिस पर क्या होता है, स्ट्रक्चर का मेमोरी में अलोकेशन होता है। ये वर्ड बाउंड्रीज भी अलग अलग रहती है। फॉर एग्जांपल ये किस पे डिपेंड होता है, आपके कंपाइलर पे डिपेंडेंट होता है कि एक वर्ड बाउंड्री मतलब कितनी बाइट, दो वर्ड बाउंड्री मतलब कितनी बाइट है। ठीक है, एक वर्ड मतलब 2 बाइट। फॉर एग्जांपल हम 1 वर्ड इज इक्वल टू 2 बाइट्स, इस तरीके से कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, 1 वर्ड इक्वल टू कितने बाइट, 2 बाइट, इस तरीके से कंसिडर करके चलते हैं। तो जब कभी भी स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल का क्या करेंगे, डिक्लेरेशन करेंगे मेमोरी के अंदर, तो किसके ऊपर डिपेंड होगा, वर्ड के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो इनिशियलाइज होगा। सॉरी, इनिशियलाइज नहीं, मेमोरी में उसका अलोकेशन होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास स्ट्रक्चर है किस तरीके का, कि फॉर एग्जांपल हम हमारे पास एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, यहाँ पर कैरेक्टर ए, उसमें सिर्फ एक ही हम स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, दूसरा कुछ नहीं स्टोर करवा रहे हैं। और दूसरा है हमारे पास इंटीजर बी, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, दो अलग अलग वेरिएबल हम बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल s1, एक वेरिएबल s1 बनाया हमने, दूसरा वेरिएबल बनाया हमने s2 बनाया। तो जब s1 वेरिएबल होगा उसका मेमोरी में एलोकेशन होगा, तो किस तरीके से होगा, पहला जो कैरेक्टर वेरिएबल है a, तो उसको कितनी बाइट चाहिए, तो कि 1 बाइट की रिक्वायरमेंट है। और जो इंटीजर है उसके लिए कितनी बाइट की रिक्वायरमेंट है, कि 2 बाइट की रिक्वायरमेंट है। तो क्या होगा, पहला जो वेरिएबल है उसके लिए एक वर्ड में एलोकेशन होगा, एक वर्ड मतलब 2 बाइट, ये हमने यहाँ पर कंसीडर किया हुआ। ठीक है, तो उसके लिए एक वर्ड का इस्तेमाल हो गया। और एक, लेकिन हमारे जो कैरेक्टर वेरिएबल है उसके लिए तो एक ही बाइट की रिक्वायरमेंट है। तो आपका जो ए वेरिएबल है उसको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। कोई भी जो हमारा वर्ड बाउंड्रीज का जो भी वर्ड है, ठीक है, उसमें जो मेमोरी एलोकेशन है वो ऑलवेज कहाँ से स्टार्ट होता है, लेफ्ट से राइट होके जाता है। ठीक है, अगर एक ही रिक्वायरमेंट है तो एक रहेगा, दूसरा क्या रहेगा आपका, एम्प्टी रहेगा। क्या होगा, एम्प्टी रहेगा, ब्लैंक रहेगा। फिर इंटीजर बी होगा, ठीक है, तो उसके लिए दूसरा वर्ड अलग से इस्तेमाल करेंगे हम, उसकी साइज क्या है, 2 बाइट है। तो पूरा बी है वो आपका यहाँ पर अलोकेट होगा, उसके लिए ये पूरा वर्ड का इस्तेमाल करेगा, यानी कि 2 बाइट्स का इस्तेमाल करेगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, हमारे जो मेमोरी है उसके अंदर ये जो s1 वेरिएबल है उसके जो भी मेंबर वेरिएबल है उसके लिए अलोकेशन यहाँ पर इस तरीके से होगा। तो जो ये एम्प्टी बाइट है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ गार्बेज वैल्यू अवेलेबल रहेगा। क्या रहेगा, कुछ ना कुछ गार्बेज वैल्यू अवेलेबल रहेगा। सेम इसी तरीके से क्या होगा, s2 वेरिएबल है हमारे पास, तो उसके लिए भी क्या होगा, मेमोरी में अलोकेशन इस तरीके से होगा। s2 के लिए भी, s2 में भी a होगा, और यहाँ पर क्या होगा, एम्प्टी बाइट होगा, यहाँ पर b होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका s2 हो गया। यहाँ पर एम्प्टी में भी क्या होगा, गार्बेज वैल्यू आपके लिए मिलेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने जो गार्बेज वैल्यू कंसीडर किया हुआ है कहाँ पर, कि कंपाइलर ने यहाँ पर जो भी गार्बेज वैल्यू दी हुई है s1 के लिए और s2 के लिए जो भी गार्बेज वैल्यू दी हुई है वो दोनों इक्वल गार्बेज वैल्यू हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? तो जब कभी भी आप डबल इक्वल टू का इस तरीके से इस्तेमाल करोगे दो स्ट्रक्चर वेरिएबल के ऊपर, तो वो क्या करेगा, बाइट बाय बाइट उसको क्या करेगा, कंपेयर करेगा, अगर ऐसा पॉसिबल होता तो। लेकिन
बाइट बाय बाइट कंपेयर करोगे तो यहाँ पर गार्बेज वैल्यू है। गार्बेज वैल्यू तो कभी भी कोई भी हो सकती है, ठीक है। अगर आपका जो ये दोनों वेरिएबल है स्ट्रक्चर उसकी वैल्यू सेम होगी तो भी ये बाइट बाय बाइट कंपैरिजन में क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल आ जाएगा। इसलिए क्या हो किया है यहाँ पर कि स्ट्रक्चर वेरिएबल है उस पर जो लॉजिकल ऑपरेशन है उसको क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। और जो ये एम्प्टी जो यहाँ पर स्पेस बचती है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, स्लैक बाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, स्लैक बाइट्स। क्योंकि ये जो एम्प्टी बाइट रहती है उसके अंदर कोई भी गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, स्लैक बाइट्स बोलते हैं। बिकॉज ऑफ दिस स्लैक बाइट हम कभी भी हमारे जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसके ऊपर कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको कि स्ट्रक्चर के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। जी सर। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। है किसी को कोई डाउट? No, sir, no doubt. ओके, तो अगर हमें इस तरीके से डायरेक्टली हम क्या लॉजिकल ऑपरेटर हमारे स्ट्रक्चर वेरिएबल के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो हमें अगर कोई भी क्या करना है, दो स्ट्रक्चर वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर b1 एंड b2, ठीक है, उसकी वैल्यू है वो सेम यानी कि इक्वल है कि नहीं है ये चेक करना है हमें। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल क्या करेंगे हम, मेंबर वेरिएबल जो भी होंगे हमारे दोनों स्ट्रक्चर वेरिएबल के, उसको हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर करवा सकते हैं। उसमें तो कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो सिलेक्ट बाइट है उसका कोई भी रोल नहीं रहता है, ठीक है। इंडिविजुअल हम मेंबर वेरिएबल को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे तो वो क्या दिखाएगा, उस वेरिएबल की जो भी वैल्यू हमने स्टोर की होगी उसी को वो दिखाएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें टाइटल को कंपेयर करना है, तो टाइटल हमारा क्या है, वन टाइप ऑफ स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए हम क्या फंक्शन यूज करेंगे, strcmp यूज करेंगे। तो strcmp में हम क्या देंगे, दो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे इस फंक्शन के अंदर। अगर दोनों आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट मैच हो रही है तो हमारा फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर strcmp b1 डॉट टाइटल लिखेंगे, कोमा करके b2 डॉट टाइटल लिख देंगे और चेक कर लेंगे कि इफ ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, तो क्या कर देंगे हम कि हमने जो दो अलग अलग वेरिएबल है स्ट्रक्चर के b1 एंड b2, उनमें टाइटल जो है वो क्या है, सेम है। सिर्फ टाइटल के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट मैच करना है सारे के सारे मेंबर वेरिएबल को, आपको क्या करना होगा, इस तरीके से वन बाय वन कंपेयर करना होगा। दूसरे के लिए क्या करेंगे, सेम वे में कि strcmp b1 डॉट ऑथर कोमा b2 डॉट ऑथर, ठीक है। फिर प्राइस के लिए क्या करेंगे, प्राइस में तो हमें डायरेक्ट चेक कर सकते हैं हम कि b1 डॉट प्राइस इक्वल इक्वल b2 डॉट प्राइस। फिर पेजेस के लिए b1 डॉट पेजेस डबल इक्वल b2 डॉट पेजेस। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से इंडिविजुअल मेंबर वेरिएबल को कंपेयर करवा के आप ये चीज़ जान सकते हो कि आपका जो दो अलग अलग स्ट्रक्चर वेरिएबल b1 एंड b2 है उन दोनों की वैल्यू सेम है कि नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है, यस और नो? यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। आपको एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, यानी कि एमसीक्यू में इस तरीके से पूछ सकते हैं कि अगर आपको ये चीज़ को
कंफर्म करना है कि आपका जो जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है वो सेम है कि नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो आपको आंसर सिलेक्ट करना है। हम क्या करवाएंगे, जो भी स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल है उन सारों को क्या करवाएंगे, 1 बाय 1 कंपेयर करवाएंगे इंडिविजुअली, और सबका आंसर हमें सही मिलता है, यानी कि सब मैच हो जाते हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है वो क्या है, सेम है, यानी कि इक्वल। ठीक है, हाँ। तो आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं। आज के सेशन में अगर किसी को कोई